शिक्षाविद हमारे साथ सीधे जुड़े हैं विकास यादव। विकास यादव जी, बहुत स्वागत है रण न्यूज पर। अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे को आपने ये अपॉर्चुनिटी दी और अपने विचार मेरे को अपने आपके चैनल के थ्रू यहाँ से रखने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको सभी को। मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, आज पहली बार नहीं है, वक्त वक्त पर जब भी हम स्कूली बच्चों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो आपके साथ जरूर रायशुमारी करते हैं। अनलॉक 1 हो गया है स्कूलों का, जिस तरह से और जिस तैयारी के साथ हुआ है वो काफी है। आपको तो सब पता है, या अगर आप कहें तो मैं ब्रीफ करूं? नहीं मैम, मुझे तैयारियों के बारे में मालूम है और मैं कोशिश करूंगा कि अपने विचार मैं आपके चैनल के थ्रू यहाँ से रखूं। तो एक चीज जो सबसे पहले, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। मैं जरूर, बोलिए। हेलो, बोलिए विकास जी, बोलिए। हाँ, तो मैम जहाँ तक स्कूल खोलने की बात हो रही है, तो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो मैं जानता हूँ और जो मैं सर्कुलर पढ़ पाया हूँ गवर्नमेंट का, उसमें ये है कि बच्चे आज के दिन अपने डाउट्स पूछने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ने अपने स्कूल्स रेगुलर कर दिए हैं और उसमें बच्चे आने लग गए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी गाइडलाइंस हमने आज के दिन बनाई है, उन गाइडलाइंस को हम ठीक तरीके से स्कूल्स में फॉलो करा पाए। ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के पॉजिटिव भी हूँ, क्योंकि इस महामारी का कुछ भी मालूम नहीं है कि कितने लंबे समय तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। तो हमारे को एक डिसीजन तो लेना ही था कि स्कूल ओपन करें, लेकिन अगर हम वो प्रॉपर एहतियात नहीं बरत पाए तो हम शायद बहुत ज्यादा बच्चों के साथ, उनकी हेल्थ के साथ और उनकी जिंदगी के साथ खेल जाएंगे। मैं आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बता देता हूँ। मैं जहाँ तक सैनिटाइजेशन की हम बात करते हैं, एक रिपोर्ट ये कहती है कि 40% स्कूल्स में साबुन से हाथ धोने और पानी की व्यवस्था नहीं है स्कूल में। और मैं रूरल अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में 9 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। उन 9 करोड़ बच्चों के अंदर से रूरल एरिया की, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करी जाए, तो ग्रामीण क्षेत्र में 3 बच्चों में से 2 बच्चों को, मतलब स्कूल्स में अगर बात करें तो 3 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्कूल में सही तरीके से पानी और साबुन की व्यवस्था नहीं है। तो हम किन सुविधाओं की बात कर रहे हैं? मैं हर बार ये कहता आया हूँ कि गवर्नमेंट को जितनी भी गाइडलाइंस बनानी है वो हर स्कूल को देख करके बनानी है। आज जो A ग्रेड के स्कूल्स हैं मैम, उनके अंदर फैसिलिटीज हो सकता है बहुत अच्छी हो, या जिन स्कूल्स को आप देख रहे हैं उन स्कूल्स में सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा हो, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और C ग्रेड के स्कूल्स हैं मैम, जो अपना खर्चा प्रॉपर नहीं चला पाते हैं। क्या ये सभी गाइडलाइंस उन स्कूल में प्रॉपर तरीके से फॉलो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? मेरा सीधा सा सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उनको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या गवर्नमेंट के पास उस चीज के लिए प्रॉपर प्लान है, या वो फोन करके ये पूछ लेंगे हाँ जी प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे लगता है इसका प्रॉपर निरीक्षण किया जाना चाहिए। और जब हम इस चीज को लेकर के सुनिश्चित हो जाए एकदम से कि हाँ, इन चीजों को हम हर स्कूल में, हर एरिया के स्कूल में अच्छे तरीके से रन करा पाएंगे, तो ही हमें आगे डिसीजन लेना चाहिए। इसके लिए औचक निरीक्षण और ढेरों औचक निरीक्षण की जरूरत पड़ेगी। एक फोन कॉल से काम नहीं चलेगा, बल्कि जैसे एग्जाम के टाइम में फ्लाइंग आते रहते हैं, वैसे यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल सही पॉइंट्स आपने यहाँ पर उठाए हैं। और ग्रेड वाइज स्कूलों में अगर हम देखें A, B, C, आपने जिस तरह से कैटेगरी एक तरीके से बनाई है, सरकार के पास भी इस तरह का कैटेगराइजेशन होगा, वर्गीकरण होगा। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि साबुन, प्रॉपर साफ पानी की व्यवस्था ये कई स्कूलों में नहीं है। लेकिन क्या पता कि इस वक्त, हालांकि हमारे रिपोर्टर स्कूल दर स्कूल पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन नई गाइडलाइंस के तहत इनको अगर ख्याल नहीं रखा गया तो फिर एक्शन होना चाहिए और तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। हम बच्चों की जिंदगी के साथ, टीचर्स की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। स्कूल खोला जाना जरूरी था, लेकिन एक रिस्क लेवल भी है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल 2 और मोटे मोटे पॉइंट्स पर मैं आपसे बात कर लूं। एक तो ये कि कुछ स्कूलों ने कह दिया है कि आप पूरी फीस लेकर आइए, मतलब क्वेरी क्लियर करने भी अगर आप जा रहे हैं, अगर अभिभावक भी पहुंच रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था आप दे रहे हैं, कैसे सैनिटाइजेशन क्लासरूम आप दे रहे हैं, आपने सोशल डिस्टेंस का क्या यहाँ पर मानक तय किए हैं कि आप वाकई बेंचेस को दूर कर रहे हैं, या एक बेंच पर कितने छात्र बिठा रहे हैं, तो वो पहले अपनी जेब को मोटी करें। जो भी लॉकडाउन का पीरियड रहा या अब अनलॉक 4 तक, क्योंकि स्कूल तो अनलॉक 4 में खुले हैं, तो अभी तक का वो पूरी की पूरी फीस लेकर जाए, क्या यह पॉसिबल है? सैनिटाइजेशन और
बेंचेस का डिस्टेंस ही बराबर नहीं है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। देखो, सबसे पहली चीज, अगर हम स्कूल को ठीक तरीके में ओपन करना चाहते हैं तो हमारे को अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फीस के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हम दे सकते हैं उनके ऊपर मैं पहले बता देता हूं। जब तक हम पेरेंट्स को और बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, स्कूल सुविधाएं कहीं ना कहीं जरूर मैटर करती है मैम। और स्कूल्स को ओपन करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर आज है तो वो स्कूल्स की है। जब तक स्कूल्स अपनी सुविधाओं के द्वारा ये नहीं दिखा पाएगा कि हाँ, हम अच्छे तरीके से तैयार है ताकि आपके बच्चे को कल इन्फेक्शन ना हो जाए, तो ही पेरेंट कॉन्फिडेंस में आएगा। और जब पेरेंट कॉन्फिडेंस में आएगा तो अपने बच्चे को स्कूल में भेजेगा। दूसरा, आपने फीस की एक बहुत अच्छी बात उठाई है मैम। देखो, आज के टाइम पे हर पेरेंट की और हर किसी व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्याएं रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल को इस बात पर थोड़ा सा लीनियंट रहना चाहिए। हम ना कि ये कहकर के आप फीस लेके आओगे तो ही हम आपको स्कूल घुसने देंगे, अदरवाइज नहीं घुसने देंगे। इसका एक प्रॉपर एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्कूल के पास होना चाहिए कि किसी बच्चे की आज तक अगर फीस जमा नहीं हुई है और उनके पेरेंट्स की अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट में आया हूं जो किसी होटल में काम करते थे, जो कोई गाड़ी चलाते थे और उनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया और वो आज पैसा देने में सक्षम नहीं है। तो इस चीज की पहचान ना तो गवर्नमेंट को है, लेकिन स्कूल इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि उसके पेरेंट्स का लेवल क्या है, वो क्या काम करता था। अगर वो उसकी प्रॉब्लम को समझ करके उसको अलाउ कर देना चाहिए जिस पेरेंट्स की जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन जो एक पेरेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिसकी सैलरी प्रॉपर आ रही है, तो उन पेरेंट्स को भी यहाँ तक ये समझना चाहिए, क्योंकि स्कूल के अपने अलग एक्सपेंसेस है, सैनिटाइजेशन उसको करना है, हर तरीके की सर्विसेज उसको दिलानी है। और पेरेंट अपने हिसाब से स्कूल डिसाइड करता है, अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से स्कूल डिसाइड करता है, तो वो उसका डिसीजन है। बट मैं इतना कहूंगा कि टीचर्स के एक्सपेंस है, हर चीज का एक्सपेंस है। जो पेरेंट्स फी देने में समर्थ हैं उनको स्कूल की भी हेल्प करनी चाहिए और इसके साथ साथ स्कूल को भी उन पेरेंट्स को समझना चाहिए जिन पेरेंट्स बहुत ही बैलेंस्ड बात रखी आपने यहाँ पर विकास यादव। जैसे मैंने कहा कि मोटे मोटे दो बिंदुओं पर बात करूंगी। एक तो ये फी का स्ट्रक्चर था, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। हर एक बच्चे के घर के पास स्कूल नहीं है, आवागमन के लिए भी कहीं ना कहीं अभिभावक परेशान है, हर कोई रोज ड्रॉप और पिक करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसे में स्कूल को बसें मुहैया कराई जानी चाहिए, क्योंकि सभी जो स्कूल हैं वो इस वक्त बस मुहैया नहीं करा रहे और वहां पर किस तरह की देखभाल की जरूरत है सैनिटाइजेशन को लेकर या फिर मास्क को लेकर, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज के टाइम पे स्कूल्स में, मैं बायस होकर बात नहीं करना चाहता, मैं आपके चैनल के थ्रू वो दिखाना चाहता हूँ जो आज के टाइम पे ग्राउंड रियलिटी है। बढ़िया। गांव के स्कूल्स में अगर आप देखेंगे तो मैम ट्रांसपोर्ट जो फी है वो 500 रुपए से ज्यादा, मतलब बहुत कम स्कूल्स में है। जो ए ग्रेड के स्कूल है मैं उनकी बात नहीं करता, मैं गांव के स्कूल की बात कर रहा हूँ। अब 500 रुपए की अगर हम बात करें और एक बस में अगर 50 बच्चे बैठते हैं तो 25,000 रुपए एक बस का ट्रांसपोर्ट मिलता है। अगर प्राइवेट स्कूल की भावनाओं को समझे और सोचे मैम, 25,000 रुपए में वो स्कूल उस बस की इंस्टॉलमेंट नहीं निकाल पाता है, डीजल का खर्चा अलग से है। वहां पर आप देखेंगे तो डीजल को छोड़ दे तो ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी और सैनिटाइजेशन सब अलग से है। अब चूंकि उसमें 50 बच्चे तो बैठ के नहीं आएंगे, अब बस लंबी चलेगी तो मैम उसके खर्चे बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे जो प्राइवेट स्कूल सबसे ज्यादा दुखी है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी से है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए मैम, क्योंकि चूंकि सभी बसेस की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, 1 साल से बस स्कूल में खड़ी है, तो गवर्नमेंट को बसेस की लाइफ को एक्सटेंड करने का डिसीजन लेना चाहिए। बसों की पासिंग फीस, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, उनको वेव ऑफ गवर्नमेंट ने कराना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों मिलकर के काम नहीं करेंगे, मैम देखो जायज और स्वाभाविक सी बात है, जब तक प्राइवेट स्कूल के खर्चे पूरे नहीं होंगे वो अपनी पॉकेट से सर्विसेज नहीं दे पाएगा। तो ये समस्या गवर्नमेंट के साथ भी आई है और प्राइवेट के साथ भी आई है। तो इसमें दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए और पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि अगर उनके बच्चे को कहीं थोड़ा बहुत दूर भेजना पड़े तो वो भी उस बच्चे को कहीं थोड़ा सा चलना अगर बच्चे को पड़े 200 मीटर 500 मीटर, तो इसमें उनका कोऑपरेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़े से बच्चों के ऊपर स्कूल पूरा ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकता है। ये ग्राउंड रियलिटी है। अदरवाइज हम ऊपर से कुछ भी बात यहाँ पर कर सकते हैं कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए,
हर किसी के अपने सवाल हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट को बिल्कुल आगे आना चाहिए। बसेस का जो इंश्योरेंस है, जब बस चली नहीं और इंश्योरेंस स्कूल पे कर रहा है और बहुत मोटा इंश्योरेंस पे कर रहा है, रोड टैक्स पे कर रहा है, तो इसमें स्कूल्स को रिबेट मिलनी चाहिए ताकि स्कूल भी सर्विसेज दे पाएगा, जिससे हमारे पेरेंट्स को फायदा मिलेगा। पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे स्कूल में आ पाएंगे। बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छे सुझाव आपने यहाँ पर दिए हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए हर तौर पर, अभिभावकों की तरफ से भी कि अगर फीस दे सके तो जरूर दें, स्कूल की तरफ से भी कि जो फी नहीं दे सकते हैं, अगर केवल ट्यूशन फी लेकर आप उनको छोड़ सकते हैं, चूंकि आपने टीचर्स को भी पैसे देने ही हैं, बाकी के खर्चे भी हैं, तो आपको वहां पर रियायत देनी चाहिए। दूसरा, स्कूल बसों को लेकर आपने काफी विस्तृत बात की, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, हमें वक्त देने के लिए विकास यादव। आगे भी वक्त वक्त पर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। स्कूल अनलॉक 1 में फिलहाल यहीं रुकेंगे।